Get ready, students, for hunt. The problem hunt. ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 4 वीडियोस देख रखा है ना। मैंने 4 वीडियोस अपलोड किए थे, है ना, लेक्चर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब उन चारों लेक्चर्स में हमने किन टॉपिक्स को डिस्कस किया था? आप ध्यान दीजिए, तो हमने 2 ही टॉपिक्स को वहां पर डिस्कस किया है। ठीक है, असल में टॉपिक्स के अंदर तो बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था उन टॉपिक्स को, है ना। लेकिन हमने अभी तक एक्चुअली 2 ही टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस किया है। पहला टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, ठीक है, और दूसरा टॉपिक था मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। ठीक है, ये 2 टॉपिक्स हमने पढ़े थे। ठीक है बच्चों, तो अब हम उन्हीं 2 टॉपिक पर प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। इसीलिए मैंने देखिए हेडिंग क्या लगा रखी है, प्रॉब्लम्स ऑन चार्जेस एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ चार्जिंग, है ना। यही 2 टॉपिक्स हमने स्टडी किया था। ठीक है बच्चों, तो चलिए इन्हीं टॉपिक्स पर कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा है, विच इज बिगर अ कूलम्ब ऑफ चार्ज और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बताइए क्या समझ में आया क्वेश्चन से? ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि किसी बॉडी पर अगर 1 कूलम्ब चार्ज है तो क्या वह 1 कूलम्ब चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पर मौजूद चार्ज से बड़ा है या छोटा है। यानी यहां पर क्वेश्चन में आपसे सीधा पूछा जा रहा है कि 1 कूलम्ब चार्ज बड़ा होता है या 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बड़ा होता है, यानी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो बड़ा है, कौन सी वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो बच्चों आप समझ सकते हो खुद, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है। एक इलेक्ट्रॉन पर देखिए सबसे बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। किसी बॉडी पर मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी चार्ज की वैल्यू इससे छोटी तो हो नहीं सकती है। तो यहां तो एक ऑब्वियस हम रीजनिंग से बता सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये तो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया, है ना, सिंपल लॉजिक से, कि भाई 1 कूलम्ब चार्ज एक बड़ी क्वांटिटी है 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से। ठीक है, लेकिन देखिए मैंने मैथमेटिकली भी डिराइव कर रखा है कि 1 कूलम्ब में यहाँ क्वेश्चन को आपको घुमा के क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को ऐसा ट्विस्ट कर सकता है एग्जामिनर कि वो ये पूछ दे कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के आंसर को अच्छी तरह से समझा देंगे। अगर हम ये जान लें कि 1 कूलम्ब में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे, ठीक है, अगर मैंने कहा कि किसी बॉडी पर 1 कूलम्ब चार्ज है, तो आप इसे समझ लीजिए कि उस बॉडी पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन या तो लॉस हुए होंगे या तो गेन हुए होंगे, है ना, क्योंकि 1 कूलम्ब चार्ज की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसे हम देखिए इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। यहां मैंने आंसर लिख दिया है, अ कूलम्ब ऑफ चार्ज इज ग्रेटर देन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बच्चों याद कीजिए उस टॉपिक में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, Q इक्वल्स टू N इंटू E। ठीक है, यहाँ पर Q क्या होता है, चार्ज ऑन द बॉडी, और N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन, और E है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हमने किसी बॉडी पर 1 कूलम्ब चार्ज लिया, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैलकुलेट करेंगे, Q की जगह 1 लिख दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को N मान लेते हैं और E का वैल्यू लिख दिया, यानी चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इसे सॉल्व करके हमें क्या मिलता है, देखिए कितना बड़ा क्वांटिटी आया, कितना बड़ा नंबर है, देखिए 625 इंटू 10⁻16। इससे क्या समझ में आता है कि किसी भी बॉडी पर अगर हम कहते हैं कि किसी बॉडी पर 1 कूलम्ब चार्ज है, यानी द चार्ज ऑन वन बॉडी इज 1 कूलम्ब, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि उस बॉडी के पास में कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हुए हैं, 625 इंटू 10⁻16। देखिए कितना बड़ा वैल्यू है ना। ठीक, तो आप यहां पर ये भी समझ गए, अगर क्वेश्चन पूछता कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप इस फॉर्मूला से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते, जब चार्ज 1 कूलम्ब था तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर वो जो हमने क्वेश्चन लिख रखा है कि कौन सी बड़ी क्वांटिटी है, तो वो तो सिंपल रीजनिंग से हम भी ये बता सकते हैं कि 1 कूलम्ब चार्ज 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से बड़ी क्वांटिटी होती है। ठीक है बच्चों, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, व्हाट डज Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 0 सिग्निफाई इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। यानी
हमने अभी तक चार्जेस की जिन भी प्रॉपर्टीज को पढ़ा है अपने चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, उसके अकॉर्डिंग ये चीज क्या समझा रहा है, ये इक्वेशन क्या समझा रहा है बताइए, सोचिए जरा, ध्यान दीजिए, है ना। दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। मान लीजिए दो बॉडीज पे चार्ज होगा, एक पर Q1 होगा और दूसरे पर Q2 होगा, ठीक है। दो बॉडीज पर मौजूद चार्जेज का सम 0 हो रहा है। इससे आप क्या समझते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी है इसके बारे में? हमने पढ़ा है कि दो बॉडीज पर मौजूद चार्जेज का सम 0 तभी हो सकता है जब वे दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट हों। ठीक है बच्चों, ये एकदम क्लियर है ना। कब दो चीजों का सम, अलजेब्रिक सम 0 होता है? जब एक +1 हो दूसरा -1 हो, या एक +2 हो दूसरा -2 हो, है ना। ये बड़ा सिंपल सा है। तो फिर यहाँ पर चार्जेस Q1 + Q2 = 0 कब होगा? जब Q1 और Q2 इक्वल एंड अपोजिट हो, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर वही लिखा है, द चार्ज Q1 एंड Q2 आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, कैन अ बॉडी हैज 1.5 E, कैन अ बॉडी हैज चार्ज, यहाँ पर चार्ज मिसिंग है, ठीक है। कैन अ बॉडी हैज चार्ज 1.5 into E, where E is the electronic charge। तो ये तो सबसे ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ रखा है ना, कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है, कोई बॉडी जो चार्ज एक्वायर करता है, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का। यानी एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल्स चार्ज ही कोई बॉडी अपने ऊपर जमा कर सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव चार्ज हो, ठीक है बच्चों। ये तो हमने पढ़ रखा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, है ना। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, वही पूछ रहा है आपसे कि क्या किसी बॉडी पर 1.5 E चार्ज हो सकता है? तो ऐसा तो नहीं है, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, हमने पढ़ा है। तो आंसर भी देखिए वही है, नो अ बॉडी कैन नॉट हैव चार्ज इक्वल्स टू 1.5 E बिकॉज़ चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। चार्ज हमेशा क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। बच्चों कुछ ऐसे केसेस हैं, मैं उस पर भी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें आप देखेंगे कि क्वांटाइजेशन का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। सब एटॉमिक लेवल्स पर हम जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के भी अंदर जाएंगे तो हम ऐसा पाएंगे कि वहां पर ये चार्जेस फ्रैक्शन में भी होते हैं, लेकिन इन जनरल नॉर्मल कंडीशन में कभी भी क्वांटाइजेशन डिस्प्रूव नहीं होता, ठीक है, वो हमेशा वैलिड होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखिए, कंसीडर 3 चार्ज्ड बॉडीज A, B and C, ठीक है। 3 चार्ज बॉडी हैं, A, B और C, तीनों चार्ज है, ठीक है। इफ A and B repel each other and A attracts C, what is the nature of the force between B and C? ठीक है, देखिए बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 3 बॉडीज हैं, A, B और C, तीनों चार्ज बॉडीज हैं, है ना। अब यहाँ पर कह रहा है A और C, A और B एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक है। A और B एक दूसरे को रिपेल करता है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट, ये एक जनरल लॉजिक का क्वेश्चन है बच्चों, ये एक तरह का रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। आप यहाँ पर बस अपना थोड़ा सा ब्रेन यूज करके इन तरह के क्वेश्चंस को, 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं ये सब, इन्हें आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर ये 2 लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लाइन देखिए, A एंड B रिपेल ईच अदर, यही की पॉइंट है इस क्वेश्चन का। तो बच्चों A और B, ठीक है, 2 चार्जेज हैं, ठीक है ना, वो एक दूसरे को रिपेल कब करेंगे बताइए? तो 2 चार्ज बॉडीज एक दूसरे को रिपेल तब करेंगे जब उनमें सेम टाइप ऑफ चार्ज हो, है ना, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, है ना। तो हम कहेंगे कि A और B का चार्जेज सेम नेचर का चार्ज है, ठीक। अब दूसरा कह रहा है, यदि A अट्रैक्ट करता है C को, तो बताइए फोर्स का नेचर कैसा होगा B और C के बीच में? फोर्स का नेचर बच्चों मतलब फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा? किस तरह का फोर्स लगेगा B और C के बीच में जब A C को अट्रैक्ट करता है? तो यदि यहां पर अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि A C को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक। तो 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, तीसरा स्टेटमेंट पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट था कि A और B एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इससे कंक्लूजन क्या निकाला हमने? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसका मतलब A और B में एक जैसे चार्ज हैं, ठीक है।
जो चार्ज ए पर होगा वैसा ही नेचर का चार्ज बी पर भी है। ठीक, अब दूसरा यहां पर केस क्या बोल रहा है, ए अट्रैक्ट सी, ए सी को अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्शन कब होता है, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, इसका मतलब ए और सी में क्या है, अपोजिट चार्जेज हैं। ठीक है, तो ए और सी में चार्जेज क्या हुए, अपोजिट हुए। अब पूछ रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन बी एंड सी, तो जो ए का नेचर है वही बी का नेचर है। ठीक है, ए सी को अट्रैक्ट करता है तो बी भी सी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, अगर ए सी को अट्रैक्ट कर रहा है तो बी भी सी को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ए और बी के चार्जेस का नेचर सेम है। ठीक है, तो सेम नेचर होने के कारण दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसा होगा, है ना। तो इसीलिए आंसर इसका क्या हुआ कि फोर्स का नेचर कैसा है, तो फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एन इवोनॉइड रॉड हेल्ड इन हैंड कैन बी चार्ज्ड बाय रबिंग विथ फ्लैनल बट अ कॉपर रॉड कैन नॉट बी चार्ज्ड लाइक दिस, व्हाई। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि अनफैमिलियर होना चाहिए आपके लिए, है ना। आप एक चीज अगर गौर करिए, मेरे सारे क्वेश्चंस पर आप जब ध्यान दीजिएगा तो एक चीज आप जरूर गौर कीजिएगा बच्चों, मैंने सारे क्वेश्चंस को ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को चुन करके यहाँ पर आपके लिए लाया हूं, जो वैसे सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे कंसर्न टॉपिक्स, जिन टॉपिक्स को मैंने वीडियो 1, 2, 3 और 4 यानी चारों वीडियोस में, चारों लेक्चर्स में मैंने जिन टॉपिक्स को डील किया है, हर एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स से भी क्वेश्चंस मैंने जितने बन सकते थे उतने बनाने के पूरे कोशिश किया है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये भी कोई अनफैमिलियर चीज नहीं है। आप याद कीजिए, अगर आपको लेक्चर याद होगा तो वहां पर साफ मैंने समझाया था आपको चार्जिंग मोड, मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में, है ना। और मेथड ऑफ चार्जिंग में हमने फ्रिक्शन, रबिंग, है ना, ये सब पढ़ा था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो उसी से बेस्ड यहाँ पर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से बेस्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ ध्यान से कि एक इवोनॉइड रॉड है ना, उसे अगर हम हाथ में रख करके एक फ्लैनल से रब करते हैं, फ्लैनल एक तरह का फैब्रिक होता है, कपड़ा होता है। ठीक है, आप उसे वुलन फैब्रिक या कपड़ा समझ सकते हैं। तो एक फ्लैनल से जब एक इवोनॉइड रॉड को हम रब करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, और एक कॉपर रॉड को हम इस तरह से क्यों नहीं चार्ज कर सकते, यानी कि हम एक इवोनॉइड रॉड एक तरह का इंसुलेटिंग रॉड होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल इवोनॉइड। ठीक है, तो एक इंसुलेटर को जब हम एक फ्लैनल से रब कर रहे हैं तो इंसुलेटर तो चार्ज हो जा रहा है, लेकिन इसी मेथड से हम एक कॉपर वायर को क्यों नहीं चार्ज कर पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि बच्चों एक हाथ में हमने कॉपर वायर पकड़ा और फ्लैनल यानी किसी फैब्रिक से, किसी कपड़े से उसे रब करने की कोशिश की, रब किया, रब करने पर भी हम देख रहे हैं कि कॉपर वायर चार्ज नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, और जबकि एक इवोनॉइड रॉड को हम उसी मेथड से आसानी से चार्ज कर दे रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़े एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस में, क्योंकि अगर आपका थ्योरी पार्ट मजबूत है, ठीक है, पूरी तरह से थ्योरी पार्ट क्लियर है, जो कि मैंने अच्छे से करवाया था, तो इसको इन तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए यहाँ साफ समझ लीजिए कि ह्यूमन हैंड जो है, ह्यूमन बॉडी जो है, वो एक तरह का कंडक्टर की तरह एक्ट करता है ना। हमारा बॉडी एक तरह से कंडक्टर की तरह एक्ट करता है, जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा देगा। ठीक, तो अगर हम हाथ में कॉपर वायर रखते हैं तो कॉपर वायर तो खुद एक कंडक्टर है। अब रब करने से जितने भी चार्जेज उसके ऊपर एक्यूमुलेट होंगे, वो सारे चार्ज हमारे हाथ के थ्रू क्या होंगे, अर्थ में चले जाएंगे या हमारे बॉडी में चले जाएंगे। तो इससे चार्ज क्या होगा, डिस्पर्ज कर गया, यानी गायब हो गया, सारा चार्ज इस पे से गायब हो जाएगा, यानी कॉपर वायर पर रबिंग से, फ्रिक्शन से कोई चार्जेज एक्यूमुलेट ही नहीं होंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम इवोनॉइड रॉड की बात करें तो इवोनॉइड रॉड तो ठहरा एक इंसुलेटर। अब इंसुलेटर पे जब हम रब करेंगे, इंसुलेटर को रब करने से जो चार्जेज इंसुलेटर पे क्रिएट होंगे, तो वो चार्जेज, क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज का मूवमेंट अलाउड नहीं होता है, चार्ज इंसुलेटर में मूव नहीं कर सकते क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं ना, ये हमने पढ़ा है। तो इसलिए वो वहीं पर रह जाएगा, वो कहीं नहीं जा पाएगा, हमारे हाथ के थ्रू कहीं मूवमेंट नहीं हो सकता है। इंसुलेटर पर चार्ज जहां रख दिए जाते हैं वहीं होते हैं। ठीक है, तो यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर कि भाई कंडक्टर था कॉपर वायर, हमारा हाथ भी कंडक्टर था, तो चार्ज उसमें से फ्लो कर गए। इसीलिए हम, और वैसे तो मैंने पढ़ा ही रखा है ना कि, और देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैंने कहा था ना कि जब हम वहां पढ़ रहे थे कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग में, कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से हम किन तरह के मटेरियल्स को चार्ज कर सकते थे। मैंने कहा था ना क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड, और देखिए क्वेश्चन आया ना,
बनाना क्वेश्चन ये। तो ये सब लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं आपके कॉन्सेप्ट से। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इन तरह के क्वेश्चंस को आप कभी डिस्कस नहीं कर पाइएगा, कभी डील नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर भी सही है। बोथ ह्यूमन बॉडी एंड द कॉपर रॉड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज अटेम्प्टेड टू चार्ज अ कॉपर रॉड बाय रबिंग द चार्ज फ्लोज फ्रॉम रॉड टू अर्थ थ्रू द हैंड। ठीक है, however when इबोनाइट रॉड इज चार्ज्ड बाय रबिंग the charges so produced stay on the इबोनाइट rod as it is the bad conductor of electricity। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स A and B of identical size have charges QA and QB respectively। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारे पास दो कॉपर स्फीयर्स हैं। ठीक है, एक का नाम A है, एक का नाम B है, दोनों ही इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हैं। एक स्फीयर पर चार्ज है QA और दूसरे स्फीयर पर चार्ज है QB। ठीक है, दो इलेक्ट्रिकली चार्ज कॉपर स्फीयर्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। A third sphere C of the same size but uncharged is brought in contact with the first and then in contact with the second and finally removed from both. What are the new charges on A and B? देखिए अब यहाँ पर यहीं पर से मेन क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन का मेन पार्ट यही है। ठीक है, कह रहा है कि A और B तो दो चार्ज स्फीयर्स थे ही, एक और आइडेंटिकल साइज वाला कॉपर अनचार्ज कॉपर स्फीयर लाया गया। ठीक है, जिसका नाम है C। यानी C नाम का जो कॉपर स्फीयर हम ला रहे हैं उसका शेप और साइज सब कुछ सेम है। ठीक, लेकिन वो अनचार्ज है। A और B चार्ज था, A और B पर चार्जेज की क्वांटिटीज भी दी गई हैं QA और QB, लेकिन C जो स्फीयर लाया जा रहा है, C नाम का स्फीयर पूरी तरह से अनचार्ज है। ठीक है, तो C अनचार्ज है। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए कंडीशन दे रखे हैं आपको। पहला कंडीशन ये दे रहा है कि C को सबसे पहले क्या किया जा रहा है, A के कांटेक्ट में लाया जा रहा है। ठीक है, तो अनचार्ज यानी न्यूट्रल स्फीयर को एक चार्ज स्फीयर से सटाया जा रहा है, कांटेक्ट में लाया जा रहा है, और दोनों ही मेटल्स हैं। तो मेटल में क्या होगा, कंडक्शन होगा और कंडक्शन के थ्रू क्या होगा, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। चार्जेस दोनों में बढ़ जाएंगे, QA में भी और A में भी और C में भी, यानी स्फीयर A और स्फीयर C, इन दोनों ही स्फीयर्स में चार्जेस बढ़ जाएंगे। अब बच्चों याद करिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था चार्जिंग बाय कंडक्शन, उसमें मैं आपको बताया था मैंने कि the amount of charge distributed on the surface of a metal is directly proportional to its area। किसी भी मेटेलिक बॉडी के सरफेस पे कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया पर। ठीक, अब चूंकि A और C दोनों का एरिया क्या है, सेम है ना। जितना स्फीयर A का एरिया है उतना स्फीयर C का, क्योंकि आइडेंटिकल है, साइज सेम है, तो सेम साइज होने के कारण चार्जेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, और जब भी चार्जेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, ऐसे कंडीशन में हम एवरेज ले लेते हैं, मीन वैल्यू। दोनों का चार्जेज का सम बाय 2, उतना ही चार्ज क्या होगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वल अमाउंट में। ठीक है, तो चलिए हम इसे देखते हैं। देखिए बच्चों, एक स्फीयर A ले रहा हूं, ठीक है, जिसमें चार्ज कितने हैं, QA, और एक दूसरा स्फीयर ले रहा हूं B, जिसमें चार्ज है QB। ठीक, और एक थर्ड स्फीयर ले रहा हूं C, जिस पर चार्ज है 0। ये इनिशियल कंडीशन है। कैसा कंडीशन है ये, इनिशियली। तो इनिशियली हम देख सकते हैं चार्ज ऑन A बराबर क्या है, QA। चार्ज ऑन B क्या है, QB, एंड चार्ज ऑन C क्या है, 0, क्योंकि C तो न्यूट्रल था। ये हमें क्वेश्चन में हमें दे रखा है ये चीज। ठीक है, ये दिया गया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, पहला कंडीशन है व्हेन, है ना, A and C are brought in contact। when C is
इन कॉन्टैक्ट विथ ए, ठीक है। यानी जब सी को ए के कांटेक्ट में लाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए कांटेक्ट में टच कराना होगा आपको, ये टच हो गए, ये सी है और ये सॉरी ये ए है और ये सी है, ठीक। अब क्या होगा चार्ज का, देखिए अब हम बोल सकते हैं कि क्या ए पर क्यूए चार्ज रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। अब ए पर क्यूए चार्ज नहीं रहेगा क्योंकि ए पर टोटल चार्ज क्यूए था और सी पर चार्ज 0 था। अब वो क्यूए चार्ज दोनों कंडक्टर्स हैं, तो ये कंडक्टर में चार्ज क्या होता है, फ्लो हो जाता है ना, कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्म। तो क्यूए टोटल चार्ज था जो इसमें और इसमें इन दोनों में बटेगा और इक्वली बटेगा। तो इक्वली बटेगा तो कैसे हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को निकालेंगे, एवरेज इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज बाई 2, ठीक है। तो बोलेंगे चार्ज ऑन सी, इस केस में चार्ज ऑन सी, तो सी पे कितना चार्ज आ जाएगा, QA प्लस 0/2, है ना। इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज बाई 2, तो इसका चार्ज तो इनिशियली 0 था, ठीक, और इस पे चार्ज कितना था, QA था, तो डिस्ट्रीब्यूशन होकर के कितना चार्ज आएगा, QA/2। अब चूंकि A और C आइडेंटिकल थे, है ना, और A पर अगर चार्ज आ गया QA/2, तो C पर अगर चार्ज आ गया QA/2, तो A पर भी चार्ज कितना आ जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा QA/2, जितना चार्ज इस पे उतना चार्ज इस पे। अब इन दोनों का सम कीजिए तो देखिए QA आएगा ना, क्योंकि इनिशियली चार्ज कितना था, QA, A के पास ही चार्ज था, इसके पास चार्ज नहीं था, दोनों में बट गया आधा आधा, QA/2 आधा आधा इसलिए बट जा रहा है क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वली है, ठीक। दोनों का साइज क्या है, एक जैसा, आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। तो चलिए चार्ज ऑन सी इतना हुआ, जिसको हम और लिख सकते हैं ऑल्सो, चार्ज ऑन सी को आप यहां लिख दीजिए QC बराबर इतना, QC इक्वल टू इतना चार्ज ऑन सी। ऑल्सो चार्ज ऑन ए पर कितना चार्ज बचा, उसे आप लिख दीजिए QA डैश इक्वल टू QA/2, ठीक है। ए पर इतना चार्ज रहा, ठीक। अब इन दोनों को अलग कर दीजिए, ए अलग कर दिया गया है QA/2 और सी अलग कर दिया गया है, सी के पास भी QA/2 चार्ज, ठीक है। कांटेक्ट में लाया इन दोनों को, चार्जेस इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुए। अब इन दोनों को फिर से हम हटा देते हैं, तो जब हट गए तो दोनों के पास चार्जेस इस तरह से बटे हुए दिखेंगे, ठीक है। पहला कंडीशन हुआ, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन को और आंसर को अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड कंडीशन देखेंगे। तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, व्हेन C इज, ये पहला कंडीशन है, when C is brought in contact with B। अब देखिए क्या होगा, ठीक है बच्चों, यहां ध्यान देने की बात है। अब देखिए C के पास कितना चार्ज था, C के पास चार्ज है, देखिए ये C है, C ने कितना चार्ज एक्वायर किया है, QA/2 चार्ज एक्वायर कर लिया है, क्योंकि C को A के साथ में टच करा गया था कांटेक्ट में, तो C ने कितना चार्ज एक्वायर किया था, QA/2। और B के पास कितना चार्ज है, पहले से B के पास है QB, ठीक है। अब जब इन दोनों को कांटेक्ट में लाया जाएगा, इन दोनों को एक दूसरे से हम सटाएंगे किसी मीन से, मान लीजिए कांटेक्ट में लाया गया, तो क्या होगा, कांटेक्ट में लाने के बाद ये देखिए A और ये देखिए B, सॉरी ये C और ये B। अब बताइए बच्चों इन दोनों के साथ क्या होगा। तो चूंकि C और B ये दोनों भी आइडेंटिकल हैं, A, B और C तीनों आइडेंटिकल हैं, तो शेप और साइज बराबर है, तो इन दोनों में भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बराबर बराबर होगा। यानी जितने चार्जेस C एक्वायर करेगा उतने ही चार्जेस B भी एक्वायर करेगा। लेकिन इन दोनों के पास अलग अलग चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज का हमको क्या लेना होगा, एवरेज चार्ज दोनों के पास चला जाएगा, इसके पास भी और इसके पास भी। तो फिर हम एवरेज मीन कैसे निकालते हैं, C का चार्ज प्लस B का चार्ज बाई 2, ठीक है, उतने ही चार्ज दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन C, तो चार्ज ऑन C क्या हो जाएगा, उसे फिर Q डैश C लिख दीजिए, क्योंकि
फिर वैल्यू बदल रही चार्ज के ना, तो क्यू डैश सी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, क्यू डैश सी इक्वल टू फिर से क्यू ए बाई टू प्लस क्यू बी, यानी चार्ज ऑन सी बाई चार्ज ऑन बी बाई टू। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, क्यू ए प्लस टू क्यू बी बाई फोर। ठीक है बच्चों, यही वैल्यू हमें मिलेगी। ये चार्ज ऑन सी है, क्यू डैश पे इतना चार्ज, क्यू डैश सी यानी चार्ज ऑन सी। अब जितना चार्ज सी पर होगा उतना ही चार्ज बी पर भी होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब हम इन दोनों को अलग करेंगे, सी और बी को, ये रहा सी और ये रहा बी। ठीक है, तो सी पर कितना चार्ज आएगा, फिर से देखिए वही क्यू ए प्लस टू क्यू बी बाई फोर। तो सी पर अगर इतना चार्ज आया है तो बी पर भी इतना ही चार्ज आएगा, क्यू ए प्लस टू क्यू बी बाई फोर। ठीक है, तो बच्चों हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे, हम लोगों से पूछा गया था कि व्हाट शुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए एंड चार्ज ऑन बी। तो फाइनली क्या हम देख रहे हैं, फाइनली हम देख रहे हैं चार्ज ऑन ए पर तो चार्ज हमने देखा क्या, क्यू ए बाई टू। ठीक है, चार्ज ऑन ए यही होगा क्यू ए बाई टू, एंड चार्ज ऑन बी क्या देखने को मिला, अभी हमने कैलकुलेट किया, देखिए चार्ज ऑन बी क्या देखने को मिला, चार्ज ऑन बी इक्वल्स टू क्यू ए प्लस टू क्यू बी बाई फोर। ठीक है बच्चों, इस तरह क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे समझिएगा। यहाँ पर QA और QB करके दिया गया था क्वेश्चन में। कभी कभी आपको क्या दिया रहता है, चार्जेस के वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए 3 स्फीयर है A, B और C, जिसमें से स्फीयर A और स्फीयर B पर सपोज दैट की 5 माइक्रोकूलम चार्ज, प्लस 5 माइक्रोकूलम या -6 माइक्रोकूलम चार्ज, इस तरह का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहता है और आपसे यही क्वेश्चन रहेगा और न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म्स में आपसे पूछ देगा। ठीक है, और कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है ABC के टर्म्स में, QA QB के टर्म्स में। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए, एक सैंपल प्रॉब्लम है, मैं होमवर्क भी दूंगा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको, उसे आपको करने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए। फाइनल चार्ज देखिए क्या मिलता है A और C पर, यही फाइनल चार्ज था। ठीक है, ये आंसर है हमारा, यही दोनों हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से इसे नोट कर लिया हो। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, है ना, एक मेटल स्फीयर हैज चार्ज ऑफ -6 माइक्रोकूलम व्हेन 5 × 10⁻12 electrons are removed from the sphere, what would be net charge on it। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कुछ हर तरह के प्रॉब्लम्स देखने चाहिए अभी, क्योंकि ये जो वीडियो 1 से लेकर के वीडियो 4 तक के जो टॉपिक्स थे उससे क्वेश्चंस ऐसे ही निकलेंगे। ठीक है, कोई ज्यादा एडवांस सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे, क्योंकि बहुत ही प्राइमरी टॉपिक्स थे, है ना। अब जब हम इन सब क्वेश्चंस के बाद में कूलम्ब्स लॉ में मूव करेंगे, कूलम्ब्स लॉ में आप देखिएगा एक से एक प्रॉब्लम्स मिलने लगेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्ब्स फोर्स, इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं कराऊंगा। हर तरह के डाउट्स में क्लियर करता जाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स जरूर पूछिए, मेरा एकदम ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर पूछिए, ताकि हम आपको एकदम बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट स्टडी क्वालिटी प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कहता है कि एक मेटलिक स्फीयर है जिस पर -6 माइक्रोकूलम चार्ज है। ठीक है, पहले से, और इतने इलेक्ट्रॉन्स उससे रिमूव कर लिए गए स्फीयर से। ठीक है, तो स्फीयर पर पहले चार्ज था -6 माइक्रोकूलम। ठीक है, निगेटिवली चार्ज स्फीयर आप देख सकते हैं, और उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए। ठीक, तो कितना चार्ज बचेगा अल्टीमेटली उस पे, है ना, नेट चार्ज पूछ रहा है। तो बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, इनिशियली Q1 यानी चार्ज ऑन द बॉडी कितना था, -6 माइक्रोकूलम, रहने दीजिए इसे माइक्रोकूलम के टर्म्स में ही। दूसरा क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के वजह से कितने चार्ज क्रिएट होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव इक्वल्स टू 5 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, व्हिच क्रिएट्स, जो कितना चार्ज क्रिएट करेगा,
So इस लॉस के वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स इतने रिमूव किए जा रहे हैं, इस रिमूव किए गए इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो कितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, माना Q2, ठीक है, Q2 कितना होगा। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हम जानते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और इतने इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना यूनिट पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं, इतने, ठीक। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते तो यहाँ 2 इंटू इतना लिखते, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते तो 3 इंटू इतना लिखते, है ना। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं 5 इंटू 10⁻12, तो हम क्या लिख देंगे, कितना चार्ज क्रिएट होगा, प्लस, चूंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है इसीलिए चार्ज कितना क्रिएट होगा, प्लस 5 इंटू 10⁻12 इंटू दिस, ठीक है। आप देख सकते हैं बच्चों कितना चार्ज क्रिएट हो रहा है जब 5 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, ठीक है। तो 5 इंटू 10⁻12 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब मल्टीप्लाई करना है बस। देखिए बच्चों यहाँ पर हमें मिल रहा है 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब 10⁻⁻6 को हम क्या लिखते हैं, माइक्रो। 10⁻⁻6 को हम क्या लिखते हैं, माइक्रो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0.8 माइक्रो कूलम, ठीक है बच्चों। देखिए तो इनिशियली उस मेटल पर चार्ज कितना था, -6 माइक्रो कूलम, ठीक है। और 5 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स निकालने की वजह से कितना चार्ज आ जाएगा उस पर, प्लस 0.8 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा था नेट चार्ज कितना होगा, तो हम जानते हैं नेट चार्ज कैसे निकाला जाता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस। नेट चार्ज ऑन ए बॉडी, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस, है ना। तो सारे चार्जेस का एल्जेब्रिक सम लेना है। नाउ नेट चार्ज ऑन द मेटल, ठीक है, मेटलिक स्फीयर, नेट चार्ज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, ठीक है। Q1 का वैल्यू कितना है, -6, प्लस इसका वैल्यू कितना है 0.8, क्या, माइक्रो कूलम। तो हमें मिलेगा क्या, -5.2 माइक्रो कूलम। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। तो हमें मिलेगा क्या, देखिए Q1 प्लस Q2 करने से -6 प्लस 0.8 माइक्रो कूलम क्या मिला, -5.2 माइक्रो कूलम, ठीक है बच्चों। आप देख सकते हैं ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। For latest notification and updates, subscribe our channel and press the bell icon.